Hello all. Well, आज के लेक्चर में we will complete the chapter of social responsibility. बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी बिकॉज बिजनेस एथिक्स तुमको सिलेबस में नहीं है, so I'll give you the meaning of business ethics जो भी आज के लेक्चर में ही हो जाएगा. So we are going to complete this chapter, social responsibility वाला चैप्टर नंबर 6. हमने 4th से स्टार्ट किया था बिजनेस सर्विसेज, उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह वाला पार्ट, उसके बाद हमने किया इमर्जिंग मोड्स जिसमें हमने आउटसोर्सिंग नहीं किया है. मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूँ तुमको, आउटसोर्सिंग का पार्ट बाकी है. मैंने मीनिंग बता दिया था बट आई डिड नॉट एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दैट पर्टिकुलर पार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ उसी वाला पार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट मैनेजमेंट, उसके पहले आउटसोर्सिंग हो जाए तो वो अच्छे से लिंक हो सकता है. ओके अभी खत्म कर लेते. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स का लास्ट क्वेश्चन जो वहां पे फर्स्ट दिया है हम लास्ट में कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स, और दूसरा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स. तो ओनर भी तो इन्वेस्टमेंट ही करता है बिजनेस में, तो हम दोनों का एक कंबाइंड आंसर बना दे, उतना एक पार्ट कम हो जाएगा. ओके सो कॉमन पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स आएंगे, मतलब कॉमन आंसर में कौन से आएंगे, वो तुमको खुद लिखना पड़ेगा. मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, बात समझो. दोनों को कंबाइन करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स तो नहीं कवर कर सकते. फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स है, सेकेंड क्वेश्चन में वापस कुछ 6 पॉइंट्स है, तो 16 पॉइंट्स तो नहीं बना सकते और जरूरत भी नहीं है. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे, तो ओनर पूछे या इन्वेस्टर पूछे, आंसर वो राइट ही होगा. ओके नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल प्रॉफिट. अच्छा, ओनर इन्वेस्टर क्यों अलग दिया, बात समझो. हमको कैसे लिखना है आंसर को, पहले वो समझो कि हमको कैसे लिखना है. हमको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और ऐसे करना है कि ओनर का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, ओनर को हम लोग प्रॉफिट में शेयर देते हैं. अगर कंपनी है तो हम उसको डिविडेंड पे करते हैं, अगर तुमको याद होगा तो. अगर तुमने सुना होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा इसके पहले, तुमको याद होगा कि शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ओनर्स, और उनको इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको दिया जाता है डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड सर? शेयर इन द प्रॉफिट्स. शेयर इन द प्रॉफिट्स. तो अगर उनको रिटर्न देना है कुछ उनके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो तुमको प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट. और प्रॉफिट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, और जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, और जिससे इन्वेस्टर या ओनर दोनों को फायदा है. तो वो फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट करने की जरूरत नहीं है. यस, थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. हाँ, एक और बात, शेयर होल्डर्स भी पैसा लगा सकते हैं और क्रेडिटर्स पैसा लगाते हैं. क्रेडिटर्स मतलब सर बैंक्स, डिबेंचर होल्डर्स. व्हाट इज डिबेंचर सर? लोन समझो. कुछ इंडिविजुअल्स ने, कुछ लोगों ने मिलके कंपनी को लोन दे दिया, तो कंपनी उस लोन की रिसीट दे देगी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट. सो दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स. डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर है? सो उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा. तो उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो भी, भले वो लोन हो या कैसे भी हो, उसको ऑप्टिममली यूज करना है. अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली. बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर्ड. मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो जाएगा. मिनिमाइज वेस्टेजेस. ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मिनिमाइज वेस्टेजेस. तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर जितना हो सके उतना कम करो. जितना वेस्टेज करोगे उतना प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और वैसे भी वेस्टेज करना गलत बात है. तो रिसोर्सेज, तो ज्यादा मैन पावर भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी अननेसेसरी देनी पड़ेगी. टाइम, ऑब्वियसली टाइम इज मनी.
आगे मनी, पैसा यूटिलाइज संभाल के करो, सारे रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, ये एक पॉइंट है। देन पॉइंट नंबर 6, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट पे अगर कंपनी लिस्टेड है तो वहां पे कुछ अनफेयर चीजें मत करो। All sorts of unfair practices related to stock exchange, like insider trading. Now, what is insider trading? Let's discuss. What is insider trading? काम की इंफॉर्मेशन है भाई, सुन लो सुन लो। बात ऐसी है कि अपना जो शेयर मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, वो ये बोलता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है which is a price sensitive information, what is price sensitive information? ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को पता चले कंपनी के बारे में तो कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी तक पब्लिक को पता नहीं चली, पब्लिक को पता चलेगी, लेकिन उसके पहले कुछ इनसाइडर्स को पता है क्योंकि उन्होंने ही बात डिस्कस की है, उनको ही पता है, बाद में पब्लिक को पता चलेगी। तो रूल ये कहता है कि जब तक वो बात पब्लिक को पता नहीं चलती तब तक इनसाइडर्स को उस कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर हम कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, हमको पता है कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को कल परसों तक पता चल जाएगी, जब पता चल जाएगी तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कंपनी के शेयर सपोज बढ़ने वाले हैं, तो बस सेबी या कंपनीज एक्ट वगैरह ये बोलता है कि जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक ना हो, पब्लिक को पता ना चले, तब तक इन शेयर्स में या डिबेंचर्स जो भी है इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। इनसाइडर्स को डायरेक्टर्स वगैरह जिनको ये इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज है, अगर वो करेंगे तो उसको कहा जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग, which is not allowed. This is called as insider trading. यूएस में केस हुआ था और ऐसे कुछ केसेस हुए, जैसे समझो यूएस में हुआ था, इंडिया में कुछ ऐसे केसेस है नहीं ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। ऐसे समझो कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इंफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है, 4 दिन के बाद पब्लिक को पता चलेगी, 4 दिन के बाद जब पब्लिक को पता चलेगी तो लोग शेयर्स के लिए धूम मचाएंगे। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि भाई उस वक्त शेयर का भाव बढ़ने वाला है, तो आज शेयर का भाव कम है, 3 दिन के बाद शेयर का भाव पक्का बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अलाउड ही नहीं है कि मैं शेयर्स खरीद सकूं, तो मैं वो इंफॉर्मेशन मेरे फ्रेंड को पास करता हूँ। मेरे रिलेटिव्स ने खरीदा तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मेरे फ्रेंड ने खरीदा तो फ्रेंड का तो कुछ लॉजिक नहीं होता, फ्रेंड कोई ऑफिशियल चीज नहीं होती, रिलेटिव्स को भी अलाउड नहीं होता। मैं फ्रेंड को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ और वो मेरा फ्रेंड उन शेयर्स को खरीद लेता है। और वो फ्रेंड कोई मामूली फ्रेंड नहीं है, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव है जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास है, कंपनी ने दिए, वो जिस जगह चाहे उस जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। वो मेरे जैसे लोगों को तो ढूंढता ही रहता है दोस्तों कि जो उनको फ्री में टिप दे सके, फ्री में नहीं लेकिन टिप दे सके। तो मैंने उसको टिप दे दी और उसने शेयर्स खरीद लिए, और 3 दिन के बाद जब शेयर्स मार्केट में ये बात पता चल जाती है तो लोग धूम मचाएंगे शेयर्स खरीदने के लिए, तब ये भाव बढ़ जाएगा शेयर्स का। इसने बहुत सस्ते में शेयर्स खरीदे, वो 2-3 दिन में शेयर्स को बेच देगा और करोड़ों रुपए का फायदा होगा। कंपनी को होगा सर, उसको क्या होगा, तो उसको भी तो इंसेंटिव्स मिलेंगे और वो थोड़ा बेनिफिट मुझे भी पास ऑन हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा भाई तुम मेरे बेसिस पे कमाओगे तो मुझे कुछ एक 10% 15% चाहिए, क्योंकि मेरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुमने पैसा कमाया 3 दिन में खाली, तो मेरा तो बनता है ना कुछ टिप, तो मुझे 10% 20% तो चाहिए।
This is called as insider trading, which is not allowed. Which is not allowed. बुद्धि में जा रहा है? मैं खुद भी नहीं ट्रेड कर सकता और मैं वो इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन भी नहीं कर सकता। तो यूएस में, और मैं बहुत स्मार्टली करता हूं, मैं कोई फोन नहीं करता, मैं मोबाइल से मैसेज करता हूं बाय। ना मैं सिर्फ बाय बोल रहा हूं ताकि अगर कुछ मेरे पास पुलिस पहुंचे भी तो मैं बोल दूंगा कि मैं मेरे फ्रेंड को बाय कर रहा था, लेकिन उसने उसके बाद तुरंत ही परचेस कर लिए शेयर तुम्हारी कंपनी के, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने थोड़ी बोला था। तो कोइंसिडेंस समझो, मैं मेरे फ्रेंड को बाय नहीं, सर आपने हाई नहीं किया था, सिर्फ बाय किया, तो मेरी मर्जी, मैं बाय बोलूं जो भी बोलूं। और तुम ये तो बोल ही नहीं सकते कि मैंने बाय का मतलब क्या, प्रूव ही नहीं हो सकता कोर्ट, तो मैं तो बच ही जाऊंगा। मैंने सिर्फ बाय मैसेज किया, लेकिन सामने वाला समझ गया और उसने जितने हो सके उतने शेयर्स बाय कर लिए। और 2-3 दिन के बाद जब मार्केट मतलब शेयर्स ऊपर बढ़ गए तब इसने वो शेयर बेच दिए, प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे 2 रीजन की वजह से शेयर्स का प्राइस बढ़ा। एक रीजन, पॉजिटिव न्यूज पब्लिक को पता चली, इसलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आ गए उस कंपनी के शेयर्स में। और दूसरी बात, जब वो वहां पे गए शेयर्स खरीदने के लिए, तब पता चला कि मार्केट में शेयर्स ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो शेयर्स मेरा फ्रेंड लेके बैठा है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो डेफिनेटली उसका भाव और बढ़ता है। तो और बढ़ गया। एक रीजन था पॉजिटिव न्यूज जो उसको पहले ही पता चली, और एक रीजन था कि इसने बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए, तो मार्केट में ज्यादा शेयर्स अवेलेबल ही नहीं है। जितने अवेलेबल होंगे उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा और लोग खरीदेंगे फिर भी। ऐसे केस में वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अननेचुरली बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अनयूजुअल। और उसके बाद ऐसा होगा ना कि मार्केट में उस कंपनी का भाव, शेयर का भाव बहुत नीचे गिर जाएगा। कुछ दिनों के बाद मार्केट भी गिर सकता है, ऐसे केस बहुत नीचे गिरेगा। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, विच इज नॉट अलाउड। तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तुमको नहीं एक्सप्लेन करना है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, बस मैंने मीनिंग बोल दिया। प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को मत प्रोवाइड करो। शेयर प्राइसेस आर आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज, यही किया, which will lead to loss to common investors, इससे कॉमन इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। ये गलत है, ये गलत है। तो ये पॉइंट भी तुम्हारा ओनर हो या इन्वेस्टर हो आना चाहिए, दोनों में। देखो वापस बोल रहे कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट, रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा लो। फिर इफेक्टिव यूज करो कैपिटल का, वेस्टेज कम से कम करो। स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस मत करो, फेयर प्रैक्टिसेस करो। देन 8 पॉइंट, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। ओनर्स को या इन्वेस्टर्स को भी, वहां पे सिर्फ ओनर लिखा है, लेकिन तुम अगर इन्वेस्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ओनर और अदर इन्वेस्टर्स लिखना, बिकॉज द टर्म इन्वेस्टर इंक्लूड्स ओनर एज वेल एज नॉन ओनर्स। इन्वेस्टर्स में ओनर्स भी होते हैं और क्रेडिटर्स भी होते हैं। तो ओनर्स और अदर इन्वेस्टर्स लिख दो। शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट, सर्कुलर्स एटसेट्रा। मतलब बिजनेस रेगुलरली रिपोर्ट्स, सर्कुलर सबमिट करने चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए इंफॉर्मेशन के बारे में। गुडविल का पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने पॉइंट्स हो गए, कॉमन पॉइंट्स कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ओनर हो या इन्वेस्टर हो, अगर पूछा तो हमको ये पॉइंट्स कवर करने। एक पॉइंट, रीजनेबल प्रॉफिट है, मतलब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना चाहिए, रीजनेबल। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, मतलब भाई कैपिटल को संभाल के यूज करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, सेफली यूज करना चाहिए। वेस्टेजेस, मैन हो या मैन पावर हो या मनी हो या टाइम हो, वेस्टेजेस नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब वेस्टेज नहीं करोगे तो। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग रॉन्ग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक बात सुन लो ना, अगर इंडिया में पकड़े गए इनसाइडर ट्रेडिंग करते करते तो फाइन देखो कितना है, 25 करोड़ रुपया फाइन है। बस इतना ही सर, हम 200 करोड़ कमा लेंगे, 25 करोड़ सेबी को ऐसी चिल्लर में दे देंगे, लो भाई 25 करोड़ ले लो।
सरकार को भी जरूरत है पैसे की, हम दे रहे 25 करोड़ रुपए, क्योंकि हमने तो 200 करोड़ कमाया, 25 करोड़ फाइन रखने में क्या प्रॉब्लम है हमको। इसीलिए बाद में और वापस एक बार रिवाइज कर दिया। अभी देखो 25 करोड़ रुपया फाइन और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, मतलब 25 करोड़ रुपया या 3 गुना प्रॉफिट का 3 गुना, दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो, मतलब 200 करोड़ कमाया तो 600 करोड़ रुपया फाइन भरो। अगर 50 लाख कमाया, खाली 50 लाख कमाया इनसाइडर ट्रेडिंग से, खाली 50 लाख, ओके, तो 50 लाख का 3 गुना कितना हुआ सर? 1.5 करोड़। हाँ बराबर, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ और 25 करोड़ विच एवर इज हायर, फिर 25 करोड़ करो, मतलब 25 करोड़ तो मिनिमम देना ही है। और अगर तुम्हारे प्रॉफिट का 3 गुना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का 3 गुना हो, उससे ज्यादा हो रहा है 25 करोड़ से, तो वो पैसा भरना है। इतना बड़ा फाइन है। कभी कभार जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो बात हुई है वो गलत हुई है, जेल भी हो सकती है फाइन के साथ। ये सब चीजें हैं। सेबी रेगुलेट करता है, तुमको पता होगा, शेयर मार्केट को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट लिखना है। पीरियडिकल इंफॉर्मेशन दे दो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो एक्यूरेट दो, थ्रू रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स एटसेट्रा, बस बस। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स के कुछ पॉइंट्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ मीटिंग। मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, भले क्रेडिटर्स हो या ओनर्स हो, मीटिंग लेनी पड़ेगी। कंपनी शुड कॉल मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। प्रॉपर नोटिसेस, मतलब मीटिंग ले ली और इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं, नोटिस देनी पड़ेगी। इन पीरियड ऑफ क्राइसिस, खराब सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, कुछ भी, इन्वेस्टर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। रिलायंस लेता है, रिलायंस स्पेशल अटेंशन लेता है। एजीएम हुई थी अभी, तो उसके बाद उसमें पूरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने बता दिया इन्वेस्टर को, मतलब कॉन्फिडेंस में लिया और बता दिया कि हम इसको अच्छे से फेस कर रहे हैं, हम लोग ये करने वाले, वो करने वाले वगैरह। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर्स। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, कौन से फैक्टर्स, तो वो भी इन्वेस्टर्स को बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आना ही चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स है वो एक बार नोट कर लो। ओनर इन्वेस्टर का कॉमन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, नहीं टोटल 16 पॉइंट्स है, नहीं हम 8-9 पॉइंट्स ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ओनर पूछे या इन्वेस्टर पूछे, ये पॉइंट्स होने ही चाहिए। अच्छा, मीटिंग्स 2 टाइप की होती है, मेनली 2 टाइप की होती है। बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में एजीएम वगैरह होता है, एजीएम सुना होगा, एसपी स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से पता होगा। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो मैं आई एडवाइस यू कि जो मीटिंग्स के बारे में लिख रहे हो तो उसमें एग्जाम्पल लिख देना, लाइक एजीएम। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजीएम, और उसका फुल फॉर्म भी लिख दो, एनुअल जनरल मीटिंग। तो लाइक एजीएम, और भी मीटिंग्स होती है, लेकिन एजीएम तो होती ही है। बाकी कोई मीटिंग हो ना हो, एजीएम तो भाई प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, नॉर्मल चल रहा है बिजनेस, जो भी चल रहा है, हर साल मीटिंग तो लेनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, एजीएम कहा जाता है। सो एजीएम प्लीज इंक्लूड करना वहां। बस ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओनर्स पैसा लगाए या क्रेडिटर्स पैसा लगाए, उनको रिटर्न तो चाहिए। इट इज वेरी सिंपल, हमको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन उन्होंने ABC 3 पॉइंट्स दिए, हमको वैसे करना है। फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। मतलब सर रिटर्न्स कैसे देंगे? अगर क्रेडिटर्स है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स है तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अगर तुम फेयर रिटर्न्स जब लिखोगे, पॉइंट ABC की बात कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, उसमें फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड इंटरेस्ट ऐसे लिखना। फिर सेकंड इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको सेफ रखने का, ऊपर यूजफुल कैपिटल का था ना, वही पॉइंट है। और थर्ड, स्टेडी अप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टेडी अप्रिसिएट करो। बिजनेस आगे बढ़ेगा तो अपने आप इन्वेस्टर का पैसा भी आगे बढ़ेगा, ये भी रीजनेबल प्रॉफिट जैसा ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ मीटिंग तो लिखना है वो पॉइंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सर क्या करना है,
तीन चीजें को कंसिडर करना है, फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला सेंटेंस कट कर दो चलेगा, फेयर रिटर्न्स। फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, अगर शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर क्रेडिटर्स है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों चीजें लिखो। जो इन्वेस्टमेंट किया वो सेफ होना चाहिए और स्टेडी अप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस। एबीसी पॉइंट कवर करो, बात खत्म हो जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट्स हो गए जरा गिन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक रीजनेबल प्रॉफिट, दूसरा ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, तीसरा मिनिमम वेस्टेजेस, चौथा फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और पांचवा पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। तो ओनर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स हो गए। फिर इन्वेस्टर्स में फर्स्ट पॉइंट हो गया मतलब 6 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया मतलब 7 पॉइंट, और हैंडलिंग ग्रीवेंसेस भी करना है। ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट्स। तो ओनर या इन्वेस्टर्स की जो भी कंप्लेंट्स है, शेयर होल्डर्स की कंप्लेंट्स है, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स है, जो भी कंप्लेंट्स, उसको बिजनेस ने हैंडल करना चाहिए इफेक्टिवली। अ कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस इफ एनी। There should be effective methodology for this. All queries regarding any other issue must be answered in a satisfactory way. मतलब grievances को satisfactory way से solve करो। ठीक है, 6th, 7th, 8th 8 पॉइंट्स हो गए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी ऊपर किया था तो वो नहीं करने का। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऊपर किया था तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज लास्ट। ऊपर गुडविल था, यहाँ का पॉइंट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। प्रेस्टीज मतलब गुडविल, तो प्रेस्टीज याद नहीं रहता, गुडविल याद रखो। व्हाट इज सॉल्वेंसी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, सबको पता होगा। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि इनएबिलिटी टू पे डेट्स। तुम्हारा असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब भाई असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तुम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हो, इतनी तुम्हारी कैपेसिटी है, तो उसको सॉल्वेंसी बोलते हो। तो भाई सॉल्वेंसी मेंटेन रखना हर बिजनेस का ड्यूटी है। और प्रेस्टीज मतलब गुडविल मेंटेन रखना। बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी, प्रेस्टीज, गुडविल टू सैटिस्फाई इन्वेस्टर्स। बिजनेस शुड टेक continuous efforts for research, innovation and expansion program। जिससे क्या होगा, जिससे सॉल्वेंसी और प्रेस्टीज मेंटेन रहे। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स थे जो हमको करने हैं। ओनर पूछो या इन्वेस्टर पूछने दो, हमको यही करने। तो टोटल दोनों मिला के 16 है, प्लस उसमें कंफ्यूजन कि इसमें क्या लिखना है। नहीं भाई, हमको यही पॉइंट्स करने हैं। सिर्फ एक दो थोड़ी चीजें याद रखो कि क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंगली कुछ वर्ड्स तुम रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज यही आंसर लिखना है। तो दोनों का एक ही आंसर बनेगा, दो अलग आंसर्स प्लीज मत बनाओ। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो कौन से पॉइंट्स थे। एक तो बात क्लियर कर लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स एक ही करना है। पेपर में एक ही मत लिखो, दो टू ओनर्स और इन्वेस्टर्स, लेकिन दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमको दोनों के लिए एक ही आंसर करना है, मतलब उतना लोड कम हो गया अपना, अननेसेसरी लोड। तो उसमें कौन से पॉइंट करने चाहिए सर? फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस का ड्यूटी है कि रीजनेबल प्रॉफिट कमाए। बस हेडिंग को रिपीट करो, उन्होंने भी एक ही लाइन दिया, एक डेडलाइन। सेकेंड, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टर करेगा, ओनर करेगा, जो भी, उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना, सेफली यूटिलाइज करना। वेस्टेजेस, मैनपावर हो, मनी हो, कम से कम वेस्टेज करो, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट पे फेयर प्रैक्टिसेस करो। रॉन्ग प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग या गलत इंफॉर्मेशन पास किया नहीं चलेगा, या तुमने आर्टिफिशियली शेयर मार्केट पे स्टॉक बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिए, नहीं चलेगा। ये सब गलत चीज है। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा फायदा होता है कुछ लोगों का, लेकिन कॉमन इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, उनको बड़ा लॉस सहना पड़ता है। तो ये मत करो। नेक्स्ट, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। बिजनेस का ड्यूटी है कि पीरियोडिक इंफॉर्मेशन दे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस रिपोर्ट, सर्कुलर्स। एनुअल रिपोर्ट लिख सकते हो तुम। फिर इन्वेस्टर्स, प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट करो, लाइक एजीएम्स,
जहां पे तुम वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करोगे। ओके, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लो। अगर क्राइसिस सिचुएशन है तो, फेलियर अगर हुआ है तो फेलियर के रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो उनके बारे में भी डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हारे अपने लोग हैं इन्वेस्टर्स, तो उनसे डिस्क्लोज करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को रिटर्न दो। रिटर्न अगर क्रेडिटर्स होंगे तो भाई इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स होंगे तो डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए, और बिजनेस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिससे उनको भी फायदा हो। उनके जो भी कंप्लेंट्स होंगे, क्या हो सकते हैं सर, एग्जाम्पल लिख सकते हो। इंटरेस्ट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, नोटिसेस नहीं मिल रही है हमारे एड्रेस पे, कंप्लेंट्स है ना भाई, तुम नोटिसेस भेज रहे हो पता नहीं, हमको नहीं मिल रही है, तो ये ग्रीवेंस है, ये कंप्लेंट है। या डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं मिला हमको, पता नहीं तुमने कोई दूसरे एड्रेस पे भेजा, पता नहीं हमको नहीं मिला, सो फिर वो भी कंप्लेंट है, उसको भी सॉल्व करना। ग्रीवेंसेस मींस कंप्लेंट्स, क्वेरीज, उनको सॉल्व करना। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट हमने किया था लास्ट पॉइंट, सॉल्वेंसी मेंटेन रखो। व्हाट इज सॉल्वेंसी, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एबिलिटी टू पे ऑफ डेट्स, कैपेसिटी टू पे डेट्स होनी चाहिए। सारी लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। गुडविल मेंटेन रखना, प्रेस्टीज मेंटेन रखना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने चाहिए रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करोगे तो कुछ नया भाई कर सकोगे। इनोवेशन, एक ही बात है, एक्सपांड करना चाहिए जिससे बिजनेस को फायदा हो, बिजनेस का गुडविल मेंटेन रहे, सॉल्वेंसी मेंटेन रहे। सो ये कुछ 9 पॉइंट्स थे, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कितने पॉइंट्स हो रहे हैं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन हो भी नहीं। पहला रीजनेबल प्रॉफिट, दूसरा ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, तीसरा मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस, चौथा फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पांचवा पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, 6th पॉइंट प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7वां पॉइंट, फिर 8वां पॉइंट हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, फिर 9वां पॉइंट मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। 9 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। कितने मार्क के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए। कितने पॉइंट्स करने हैं, 9। सर राउंड ऑफ कर देते 10, कोई जरूरत नहीं है, 9 पॉइंट्स भी ज्यादा है। सर 10 मार्क के लिए गलती से आए तो 110% लिख लो, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, 5 मार्क के लिए ही आएगा। तो 9 पॉइंट्स तो वैसे भी ज्यादा है, तो और इसको खींचोगे, खींचो मत। क्लियर। मीटिंग्स का पॉइंट अटेंड करोगे तो एजीएम एग्जांपल लिख देना, लाइक एजीएम। ओके, दैट्स इट। इसी के साथ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, एक बात है, कुछ और चीजें हैं, बिजनेस एथिक्स वगैरह, ये सारा बात कट कर दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन वगैरह, बिजनेस एथिक्स कट करवा दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी सुन लो, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब मॉरल, इट इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस। इथोस मतलब कैरेक्टर। सिलेबस में अभी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। और क्या भरोसा अगर उन्होंने गलती से उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो, नहीं, मेन आंसर में नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। तो भाई बेसिक तो पता हो, या नॉर्मल आंसर में तुम बिजनेस एथिक्स कहीं पे अगर लिख सको तो। बिजनेस एथिक्स मींस it is helpful in deciding what is good and what is bad. So dilemma situation होती है। what is dilemma situation, ये करे या वो करे, उस केस में क्या सही है या क्या गलत है, ये जो तुमको हेल्प करने में मदद करता है उसी को एथिक्स बोलते हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल्स, उसूल, उसी को एथिक्स कहा जाता है, जिससे तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप होता है। उन्हीं को बिजनेस एथिक्स बोलेंगे जब बिजनेस लेवल पे ये फॉलो होगा। कोड ऑफ कंडक्ट नाम का एक टर्म दिखेगा, दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी भाई हमको कुछ नहीं करना है, वो पार्ट अननेसेसरी, आगे का पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सीएसआर ऑलरेडी हो चुका है। सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो इसी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर इज ओवर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और उसके पहले एक बार फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डिस्टिंग्विश वाला।
बाकी नहीं, नहीं बाकी करने हैं, लेकिन आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे, इस पे अच्छे से ध्यान देंगे और सिर्फ यही करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिनको स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं, जिसमें ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कम्युनिटी इन जनरल मतलब आजू बाजू की सोसाइटी, ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। क्लियर? ओके, सो इसमें ओनर भी आएगा, ओनर इन्वेस्टर का कंबाइंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज भी, कंज्यूमर्स भी और पब्लिक इन जनरल, आजू बाजू की कम्युनिटी भी। और उसके बाद एक क्वेश्चन था CSR जो हमने पहले करवाया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ कंपनीज को जो थ्रेशोल्ड कंपनी से तुम वहां पे अमाउंट चेक करोगे, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% डोनेट करना है ऑन एक्टिविटीज, वो भी वहां पे दे दिया है, तुम चेक कर सकते हो। CSR कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी अगर तुमको याद है तो, उसमें मिनिमम कुछ डायरेक्टर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब पॉइंट्स थे, अच्छे से पढ़ लेना CSR। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे काम का चैप्टर बोल सकते, रियल लाइफ में काम, रियल लाइफ, क्योंकि आगे जाके कुछ करो नहीं करो, 12th के बाद कॉमर्स छोड़ दो, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करो, या एजुकेशन ही छोड़ दो, भाई हम बिजनेस ही करेंगे, कुछ भी करो या कुछ ना करो, कुछ बनो या कुछ ना बनो, कंज्यूमर तो बनोगे ही बनोगे, राइट? कंज्यूमर तो होगे ही। सो अगर तुम कंज्यूमर हो तो तुमको इस चैप्टर के बारे में, इस एक्ट के बारे में, लीगल पार्ट के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई चीटिंग होती है तो हमको ये बड़े काम की चीज है, तो हम सबसे काम की चीज अभी कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी सर डायरेक्ट मेन आंसर नहीं, मेन आंसर नहीं, कंपैरेटिव स्टडी से ही हम मेन आंसर बनाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। वी हैव टू प्ले स्मार्ट, जितना हो सके उतना मिनिमम एफर्ट्स में हमको ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो इसको और डिटेल में पीछे भी दिया है, यही डिस्ट्रिक्ट कमीशन को वगैरह, लेकिन वो इतना अननेसेसरी खींचा है और वो कभी 10 मार्क के लिए पूछते भी नहीं है। तो भाई हमको इसी पे फोकस करना है, ये 7 पॉइंट्स, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आंसर पूरा हो जाएगा। नॉर्मल आंसर को डिस्टिंग्विश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टिंग्विश को नॉर्मल आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, पहले समझो कि ये है क्या। एक कॉमन टर्म है इसमें जो यहाँ पे नहीं है, जो तुमको याद रखना है, जो ऊपर है, वेट, एक तो एक्ट का नाम समझ लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बहुत नया एक्ट है। देखो पहले 86 का था, वो बंद कर दिया उन्होंने। वेट 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 वेट, वो वर्ड है भी या नहीं चेक करते हैं, नहीं है, वो टर्म तुमको सिलेबस में ही नहीं है, पहले था। तो चलो वो टर्म सिलेबस में ही नहीं है, बट स्टिल आई एडवाइस यू कि वो वर्ड सुन तो लो। क्वासी और क्वासाई जुडिशियल सिस्टम, क्वासाई जुडिशरी, क्वासी और क्वासाई, QUASI, व्हाट इज क्वासी और क्वासाई, सुन लो। मैं क्वासाई बोलता हूँ, तुमको क्वासी बोलना है, क्वासी बोल, तुम्हारी मर्जी। व्हाट इज क्वासी और क्वासाई? क्वासाई मीन्स लाइक, अलाइक, अलाइक मतलब सर, मतलब ये जो तीन, और जुडिशरी मतलब कोर्ट, तो ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कोर्ट, लाइक कोर्ट, मतलब ये कोर्ट जैसी है, ये काम कोर्ट का ही करती है, लेकिन ये कोर्ट्स नहीं है। कोर्ट में क्या होता है, किसी का कोई चीटिंग हुई है तो तुम कोर्ट में जाओ भाई, केस फाइल करो, सूट फाइल करो, तुम्हारा, तुम अगर तुम्हारे सूट में या तुम्हारे जो भी डिमांड में दम है तो तुम्हारे साइड में डिसीजन लग जाएगी, तुम जीत जाओगे केस। वही बात है, वही बात है। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट या जज होता है, मैजिस्ट्रेट इज अ लीगल वर्ड, मतलब जज। यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, काम तो वही होता है, काम तो वही किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है कोर्ट से, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कोर्ट से। द रीजन इज, एफिशिएंट नहीं बोल सकते हम उसको, बट टाइम बच जाता है। कोर्ट में टीडीएस प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा
टेक्निकल प्रोसीजर, अननेसेसरी प्रोसीजर उन्होंने लेंदी किया है, अभी जो है तो है अपना सिस्टम। इसमें ये नहीं है, इसमें स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है केस का, या तो तुम केस जीतोगे या तो हारोगे, लेकिन डिसीजन इमीडिएटली हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तारीख पे तारीख वो नहीं होगा, वो कोर्ट में होता है, यहाँ पे नहीं होगा पक्का, बहुत फास्ट होता है, मतलब कोर्ट के कंपैरिजन में तो बहुत फास्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो क्वाज़ाई क्या बोला, QUASI, क्वाज़ाई मतलब अलाइक, जुडिशरी मतलब कोर्ट्स, कोर्ट्स जैसा ही है, काम कोर्ट का ही करता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है। कोर्ट में लॉयर्स चाहिए, एडवोकेट चाहिए केस प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे कोई लेमन भी जा सकता है और भाई कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कोर्ट्स में सूट फाइल होती है, सूट, सूट मतलब केस, सूट केस नहीं, सूट का मतलब केस, यहाँ पे सूट नहीं, यहाँ पे केस भी नहीं, यहाँ पे कंप्लेंट फाइल होगी, कंप्लेंट, क्योंकि कोर्ट नहीं है, पर कोर्ट जैसा जरूर है, काम तो वही करता है, लेकिन कोर्ट का टिपिकल प्रोसीजर इसको फॉलो नहीं होता। यहाँ पे लॉयर्स की कोई जरूरत नहीं है, लॉयर्स को थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा, बस इतनी सी बात है। लॉयर्स इसलिए अपॉइंट करते हैं कि भाई हमको पता नहीं होता कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह, लेमन। यहाँ पे ऐसा है कि भाई पता होने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई कोई है ही नहीं टेंशन, और अगर छोटी छोटी बातें वो तुमको हेल्प कर देंगे फ्री में, तो तुमको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। 3 कमीशन है, ध्यान देके सुनो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। फर्स्ट पॉइंट वही है। स्टेट कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, दोनों स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। देख सकते हो, मैं एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, फोर्थ लाइन में तुमको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, बोथ आर एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों में एक्चुअली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। नेशनल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होती। हाँ, सेकेंड, एक सेकेंड नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे कौन होने चाहिए, नहीं है एक पॉइंट को 2 में कन्वर्ट किया। अच्छा चलो, प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है, कोर्ट में जज होता है, वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। सो प्रेसिडेंट का उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक ही प्रेसिडेंट होता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हारी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लो। अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। सिटिंग मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट जज है, या रिटायर हो चुका है, या उसका उतना क्वालिफिकेशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ऐसे हो तुम, इनमें से कोई एक हो तो तुम भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। ठीक है, तो या तो तुम डिस्ट्रिक्ट जज हो, या रिटायर हो चुके हो डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से, या क्वालिफिकेशन रखते हो कि डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, तो भाई तुम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यही चीज स्टेट में आएगी, खाली डिस्ट्रिक्ट जज के जगह पे हाई कोर्ट जज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो सर वो इतना ज्यादा क्यों दिया? नहीं कुछ नहीं है, अननेसेसरी खींचा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज, वहां पे हाई कोर्ट जज, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज, खत्म। बाकी सेम है, इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड। तो तुमको सिटिंग, रिटायर्ड, क्वालिफाइड याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, खत्म। थर्ड पॉइंट, मेंबर। मिनिमम 2 मेंबर्स, मिनिमम 4 मेंबर्स, मिनिमम 4 मेंबर्स। सर तो आगे भी बहुत दिया। नहीं, बाकी दिमाग को मगजमारी पालो ही मत, क्योंकि तीनों जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, क्या लिखना है देखो, मिनिमम 2 मेंबर्स, मिनिमम 4 मेंबर्स, मिनिमम 4 मेंबर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अदर देन प्रेसिडेंट मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, स्टेट कमीशन में मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, नेशनल कमीशन में भी मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए। सर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मिनिमम
2 members are required, minimum 4 members are required, minimum 4 members are required. That's it. The next point, membership tenure. मतलब तुम मेंबर हो, ये पूरा है, ये पूरा करना है. अगर तुमको मेंबर बनना है तो तुमको कितने साल तक तुम मेंबर बन सकते हो, उसका पार्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लो, ये क्राइटेरिया प्रेसिडेंट के लिए भी है. 5 साल या 65 years ऑफ एज, whichever is earlier. ये नहीं समझा सर. देखो, और तीनों में 5-5-5 कॉमन है, 5-5-5 कॉमन है, 65, 67, 70 है. अभी देखते हैं क्या है. तीनों का सेम ही है लॉजिक. अभी देखो, सुनो, अगर मैं 40 साल का हूं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा. उससे ज्यादा मेंबर नहीं बन सकता, उससे ज्यादा पीरियड. अगर मैं 63 इयर्स का हूं तो 5 साल में नहीं रुक सकता, मुझे 65 इयर्स एज होने के बाद रिटायर होना पड़ेगा. तो 5 साल का सर्विस और 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो घटना पहले घटे, मुझे रिटायर होना है. बस तब तक ही मेरा पीरियड है, तब तक ही मेरा टेन्योर यानी कि पीरियड है. कार्यकाल मेरा सिर्फ उतना ही होगा, 5 साल या मेरे उम्र के 65 साल, दोनों में से जो घटना पहले घटे. सर आप 40 साल के हो तो आप 25 साल रह सकते हो. नहीं, 5 साल पहले होंगे ना तो 5 साल के बाद रिटायर होंगे. सर आप 63 इयर्स के हो तो 5 साल रुकेंगे. नहीं, फिर 2 साल में हो जाएगा. क्यों? 65 इयर्स ऑफ एज खत्म हो जाएगा जल्दी. तो 65 साल अगर पूरे हो गए तुम्हारे एज के, तो तब रिटायर हो जाओ. या 65 साल पूरे नहीं हुए लेकिन 5 साल पूरे हो गए पहले, 5 साल के बाद रिटायर हो जाओ. दोनों में से जो घटना पहले घटे, मतलब 65 साल या 5 साल. 5 साल ऑफ एज नहीं, 65 साल ऑफ योर एज और 5 साल ऑफ योर पीरियड, whichever is earlier, जो घटना पहले घटे. तीनों में 5-5-5 कॉमन है, 5-5-5. 65, 67, 70, 65, 67, 70. ये मेन चीज याद रखनी है. दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो और सारे पॉइंट्स कवर करो. इनफैक्ट हम और 1-2 बढ़ाएंगे अगर पॉसिबल है तो. ये 4 पॉइंट्स हो गए. 5th पॉइंट, एरिया कवर्ड. अरे वाह, कितना सिंपल है. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, खत्म. नहीं, इसमें कुछ बढ़ाने लायक है नहीं. मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन. नाउ व्हाट इज मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन? वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल. देखो, एज अ कंज्यूमर तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुमको जो गुड्स दिए वो खराब दिए, या गुड्स की वजह से तुमको तकलीफ हुई वगैरह जो भी है, और तुमको कॉम्पेंसेशन चाहिए, मतलब रिलीफ चाहिए, और उसकी वैल्यू या गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ तक है. मतलब तुम्हारे कंप्लेंट का वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ तक है, तुमको नुकसान भरपाई चाहिए ना, तो अगर तुम्हारा कॉम्पेंसेशन का अमाउंट या गुड्स का वैल्यू वगैरह 1 करोड़ रुपए तक है, यूजुअली उतने तक ही होगा, उससे ज्यादा यूजुअली नहीं होता, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओ. अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, सपोज कोई महंगी गाड़ी खरीद ली है ना, 80 लाख की गाड़ी है, और वो डैमेज हो गई, और डैमेज होने की वजह से भाई हमको भी थोड़ी इंजरी हुई, जल गई वगैरह जो भी है, और वो जो था वो इंजन डिफेक्टिव था, तो भाई हम 80 लाख नहीं रिकवर करेंगे, हमको भी तो तकलीफ हुई, हमारी भी तो जान जोखिम में थी, तो हम ज्यादा रिकवर करेंगे. वो 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है. 10 करोड़ तक का कंप्लेंट है, 10 करोड़, तो भाई स्टेट कमीशन के पास जाए. और अगर 10 करोड़ के भी ऊपर है, जो रेयरली हो सकता है, तो नेशनल कमीशन के पास जाओ. तो भाई अमाउंट्स में याद रखने, और अमाउंट सिर्फ 2 ही याद रखने, अमाउंट 3 याद नहीं रखने, अमाउंट 2 ही याद रखने. 1 खोखा 10 खोखा, करोड़, करोड़ खोखा मतलब करोड़. 1 खोखा 10 खोखा, 1 करोड़ 10 करोड़. 1 करोड़ किसके लिए सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए. 10 करोड़ तक किसके लिए सर? 1 करोड़ से ज्यादा स्टेट कमीशन के लिए. और 10 करोड़ के ऊपर थोड़ी याद रखना है कितना, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी हो सकती है, तो नेशनल कमीशन के पास जाना है. सो व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन सर? पावर, पावर, अथॉरिटी. डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अथॉरिटी है कि वो सिर्फ 1 करोड़ तक के मैटर्स हैंडल करेगा.
1 करोड़ के ऊपर का कुछ भी अमाउंट का तुम्हारा कॉम्पेंसेशन अमाउंट जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेगा कि ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हमारी अथॉरिटी नहीं आती, तुम भाई एक काम करो स्टेट कमीशन के पास जाओ। और अगर 10 करोड़ के भी ऊपर जा रहा है तो स्टेट कमीशन बोलेगा कि नहीं नहीं है, ये तो भाई हमसे नहीं होगा, ये नेशनल कमीशन के पास जाओ। तो 10 करोड़ के भी ऊपर जा रहा है, 10 करोड़ के ऊपर कितना भी हो सकता है, तो नेशनल कमीशन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, अपील। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं हो, मतलब तुम केस जीत चुके हो, लेकिन सपोज तुमने कॉम्पेंसेशन मांगा था 50 लाख, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने सिर्फ 35 लाख का दिया कॉम्पेंसेशन, तुम नाखुश हो। भाई तुम केस जीत चुके हो, वैसे देखा जाए तो तुमको कॉम्पेंसेशन दे दिया है, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद द अमाउंट। ऐसा भी हो सकता है, या तुम केस हार गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई तुम अपील करोगे, सुना होगा मूवीज में वगैरह, हम अपील करेंगे हायर कोर्ट में, तो यहाँ पे कोर्ट्स तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ नॉट हैप्पी, देन यू विल प्रेफर एन अपील टू स्टेट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट कमीशन लिखा है, देखो, अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन के भी डिसीजन से यू आर नॉट हैप्पी, देन यू विल प्रेफर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, वर्ल्ड कोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। फिर नहीं, फिर भाई भगवान के पास लेके जाओ या ऐड करवा दो, भगवान सब कुछ देख रहा है, ऊपर इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट भी अगर तुमको नहीं समझ पाती तो भाई कुछ नहीं हो सकता, देश छोड़ दो, नहीं दुनिया छोड़ दो नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर है, ऊपर वाला है देखने के लिए। तो ये 7 पॉइंट्स है। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आएगा, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है कि डिस्टिंग्विश आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आईएमपी क्वेश्चन है, वीआईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश नहीं है, यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश ऐसे आ सकता है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, स्टेट एंड नेशनल, और डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल, कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो 3 डिस्टिंग्विश है वैसे देखे जाए तो आने के चांसेस ज्यादा है, तीनों में से कोई एक आएगा, ऑलमोस्ट 90% आएगा ही आएगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर गलती से उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं पूछा है कादा टाइप, बहुत ट्रिकी पेपर सेट किया सपोज, जिसके चांसेस नहीं के बराबर, तो भाई एक पर्टिकुलर फोरम या कमीशन, सॉरी एक पर्टिकुलर कमीशन 5 मार्क के लिए आ सकता, तो भी कंटेंट तो यही लिखना है, खाली प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। और अगर आज तक कभी नहीं, मतलब पहले भी नहीं पूछा था, पहले भी सिलेबस में हुआ करता था, ऐसा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया, तो एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट वो लोग 10 मार्क के लिए पूछ लेंगे, तो भी क्या फर्क पड़ता है, अच्छा खासा लेंथ हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट ये नहीं रहेगा, फॉर्मेट सेपरेट पॉइंट लिख दोगे, लेकिन कंटेंट यही लिखना है, बस बात खत्म। अच्छा ये तीनों क्या है एक बार फिर से समझ लो, 3 टायर और 3 टीयर, TIER, 3 बर्ड्स होते हैं ना, उसको 3 टीयर बोलते हैं। क्वासी जुडिशियरी सिस्टम और क्वाजाई जुडिशियरी सिस्टम, ओके, किसके लिए होगा, कंज्यूमर्स को कंप्लेंट फाइल करने के लिए होगा। कंज्यूमर्स को कोई भी कंप्लेंट है तो इन तीनों में से कोई कमीशन के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में। वी विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल केसेस आल्सो जो रियल लाइफ में हुई है, बट नॉट इन दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस दोस केसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। एक बार फिर से सुनो, मीनिंग तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, या तो मैं बोलता हूँ कि a commission which is established at district level is called as district commission to solve the complaints, ऐसे कुछ भी एक मीनिंग लिख दो अपने वर्ड्स में। स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, नेशनल एट नेशनल लेवल, इट इज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन, ऐसे लिख दो, बस मीनिंग के स्टाइल में लिख दो। ये लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको हम 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। एक पॉइंट बन जाएगा एस्टेब्लिश्ड बाय, एस्टेब्लिश्ड बाय, और एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक के 2 पॉइंट बन जाएंगे।
तो तुम्हें कोई बेसिक मीनिंग लिख दो और एस्टेब्लिश्ड बाय का एक सेपरेट पॉइंट बना दो जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का सेम रहेगा, लेकिन नेशनल का तो अलग होगा। तो एक पॉइंट को दो में कन्वर्ट कर दो। सेकेंड पॉइंट, प्रेसिडेंट मतलब जज होता है कोर्ट में, वैसे याद। सिटिंग, रिटायर्ड और क्वालिफाइड मतलब ये है कि अगर वो जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज है, या रिटायर हो चुका है, या उसकी उतनी लेवल है, कैपेसिटी है, क्वालिफिकेशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। स्टेट कमीशन के लिए ऐसा बोला है, सेम है, उन्होंने अननेसेसरी खींचा है, तुमको इतना ध्यान नहीं देना है, तुमको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के स्टाइल में ही स्टेट का लिखना है, बस डिस्ट्रिक्ट जज के जगह पे हाई कोर्ट जज लिखना और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज लिखना, बस खत्म। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स। प्रेसिडेंट के अलावा, तो सॉरी प्रेसिडेंट, ये हो गया, हाँ अच्छा ओके। मेंबर अदर देन प्रेसिडेंट, 4 मेंबर्स होने, 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, मिनिमम ज्यादा भी हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। स्टेट कमीशन में 4, नेशनल कमीशन में 4, वही काम की चीज है। डिस्टिंग्विश लेंदी करने की जरूरत नहीं, डिस्टिंग्विश को टू द पॉइंट सटीक लिखो। मेंबरशिप टेन्योर 5 तीनों में कॉमन है, 5 इयर्स ऑफ सर्विस और 65 इयर्स ऑफ एज। 65 इयर्स, 5 इयर्स 65 इयर्स ऐसे नहीं लिखने का, 5 इयर्स ऑफ टेन्योर और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, 5 साल 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, तो 5 साल ही पहले होगा, जरूरी नहीं है। 5 साल का तो सर्विस या 65 साल की एज, दोनों में से जो घटना पहले घटे, और वहां पे 67 और तीसरे में 70। एरिया कवर्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड एंटायर कंट्री। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब मॉनिटरी अथॉरिटी, 1 खोके तक का मैटर है तो भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 10 खोके तक का मैटर है तो भाई स्टेट कमीशन, भी 10 खोके के ऊपर जा रहा है तो नेशनल कमीशन। फिर भी वो पूरा पढ़ लेते हैं। टू एंटरटेन कंप्लेंट्स, एंटरटेन मतलब सुनना। Where the value of goods or services paid as consideration, consideration मतलब value, money, price, consideration मतलब price, यहाँ पे price does not exceed 1 crore। सॉरी, does not exceed कैसे याद रहेगा, up to 1 crore लिख देना। पेपर में does not exceed याद नहीं रहता, confusion क्रिएट, does not exceed से समझ में, up to 1 crore, 1 करोड़ तक है। does not exceed मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब इतने तक होगा, तो up to 1 crore। ये ना लीगल स्टाइल है, तो लीगल लैंग्वेज में अप टू नहीं लिखा जाता, डज नॉट एक्सीड लिखा जाता है, लेकिन सिंपल मीनिंग अप टू। एक्सीड्स 1 करोड़ स्टेट कमीशन में, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है लेकिन 10 करोड़ के अंदर है, अप टू 10 करोड़। और अगर ये 10 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है तो नेशनल कमीशन। अपील, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का स्टेट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन का नेशनल कमीशन के पास, और नेशनल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के पास। डेज 30 डेज है, डेज 30 डेज है अपील करने के लिए, 30 डेज, तीनों में 30 डेज। सो आई एडवाइस यू कि अपील्स में 30 डेज पीरियड भी लिख देना, याद रख लेना, क्योंकि अगर मेन आंसर आता है ना तो 30 डेज लिखना जरूरी है। बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन पीरियड भी लिख दो 30 डेज। ओके, 30 दिन का समय है अपील फाइल करने की। ओके, पक्का क्लियर है? आई होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला क्वेश्चन। और इसमें एक चीज ऐड करनी है, अगर मेन आंसर आया तो डिस्टिंग्विश में नहीं, कि तीनों में एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। क्यों सर, रिजर्वेशन नहीं है भाई, वुमेन होनी चाहिए, कि भाई अगर वुमेन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई एक फीमेल मेंबर तो रहे, बट नेचुरल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो तीनों में एक चीज याद रखो एक्स्ट्रा, डिस्टिंग्विश में लिखना नहीं है, खाली मेन चीज में याद रखो। मेन आंसर अगर आया तो डिस्ट्रिक्ट पूछने दो, स्टेट कम पूछने दो, नेशनल पूछने दो, एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 को 8 में कन्वर्ट कर सकते थे तो एस्टेब्लिश बाय का एक पॉइंट बना लिया, बाकी भाई कोई पॉइंट नहीं हो सकते। यस, एक पॉइंट बन सकता है,
एक पॉइंट बन सकता है, एक और पॉइंट बनेगा जो वहां पे नहीं दिया है, हम वो पॉइंट ऐड करेंगे। सुनो, एक सेकेंड, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन हुआ था, टाइप ऑफ कंप्लेंट्स नाम का एक पॉइंट होगा, प्लीज राइट, हाँ राइट, टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। सो ओनली ओरिजिनल कंप्लेंट, स्टेट कमीशन में ओनली ओरिजिनल कंप्लेंट्स, ओरिजिनल मतलब सर फ्रेश केसेस, फ्रेश केसेस। स्टेट कमीशन में ओरिजिनल मतलब फ्रेश केसेस भी होगा 1 करोड़ के ऊपर वाला, और अपील्स भी होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। सो टाइप ऑफ कंप्लेंट्स और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स लिख सकते हो तुम हेडिंग में, और वहां पे क्या लिखोगे सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन एंटरटेन द अपील्स, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन एंटरटेन ओनली द फ्रेश कंप्लेंट्स, ओनली फ्रेश कंप्लेंट्स। तो फ्रेश कंप्लेंट्स नहीं लिखेंगे, उसको एक अच्छा वर्ड है, लीगल वर्ड, ओरिजिनल कंप्लेंट्स। और डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी स्टेट में ओरिजिनल प्लस अपील्स, प्लस अपील्स, स्टेट में भी ओरिजिनल प्लस अपील्स, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, नेशनल में भी स्टेट में ओरिजिनल प्लस अपील्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल में ओरिजिनल प्लस अपील्स ऑफ स्टेट कमीशन। वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा, टिक कर देंगे उसको, राइट ही देंगे। एक बार फिर से बताता हूँ कि क्या लिखना है। हेडिंग में लिखना है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट्स लिखो या टाइप ऑफ कंप्लेंट, नेचर ऑफ कंप्लेंट ज्यादा अच्छा है, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, नेचर ऑफ कंप्लेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या लिखोगे, कैन एंटरटेन ओनली ओरिजिनल कंप्लेंट्स, स्टेट में ओरिजिनल कंप्लेंट्स प्लस अपील ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल में ओरिजिनल कंप्लेंट्स प्लस अपील्स ऑफ स्टेट कमीशन। हाँ बराबर, स्टेट और नेशनल सेम ही हो रहा है, लेकिन ये तो अलग हो रहा है ना। और शॉर्ट नोट के लिए भी तो चाहिए ना कुछ लिखने के लिए, सिर्फ अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन आ जाता है तो बहुत कम हो जाएगा लेंथ। एक और बात, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन पूछते हैं शॉर्ट नोट या स्टेट कमीशन पूछते हैं, तो भी पहले तीनों का एटलीस्ट तीनों लिख के आ जाओ कि देयर आर 3 कमीशंस, 3 टियर कमीशंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, और फिर मेन आंसर स्टार्ट करना। तो नेशनल पूछा तो नेशनल से ही लिखना, लेकिन पहले मीनिंग लिखना पड़ेगा बेसिक के, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। उनको क्या बोलते हैं, क्वाज़ी जुडिशियरी, मतलब लाइक कोर्ट्स। ठीक है, सो आज यही पे रुकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत काम की चीज है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज किया। बाकी क्वेश्चंस we will discuss in the next lecture. Thank you very much. We will recap this question because this is very important. Okay, that's it for today. Thank you very much. Bye. Take care. God bless you.